सिंह साहब, जी सर। अब 3:45 होने को हुआ है, तो जी उससे शुरू कर दिया जाए, लोग जुड़ते रहेंगे। शुरू कर दिया है सर। क्योंकि शेड्यूल, हाँ और क्या, शेड्यूल हाँ टाइम पर खत्म भी तो करना है। जी जी, तो ठीक सर, बस शुरू कर देते हैं। अब एक बार हाँ। जरा बात कर ले, प्रीति से बात कर ले बस, एक बार बस खाली। प्रीति क्या कर रही है? हाँ प्रीति मैडम, जरा जुड़िए। कहें? अच्छा नहीं, सब लोग जुड़ रहे हैं, कनेक्ट जल्दी करिए, हम लोग इंतजार करें, 3:45 हो गया। अच्छा अच्छा अच्छा। अरे इसके बाद पुष्पलता जी का टाइम हो जाएगा ना। जी सर, हाँ बस 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 1 मिनट, बस बात कर लें बस, क्या बात है, शुरू कर देते हैं अब हम। अब सर शुरू कर देते हैं, जी लगता है लेकिन जी नहीं जुड़। बिल्कुल, जुड़ते जी सर। रहेंगे। जी जी ठीक सर। मिशन शक्ति के अंतर्गत आयोजित इस ऑनलाइन कार्यक्रम में सर्वप्रथम मैं महाविद्यालय के परम आदरणीय प्राचार्य जी का हार्दिक प्रणाम, वंदन, अभिनंदन और स्वागत करता हूं, तथा साथ में इस कार्यक्रम से जुड़े महाविद्यालय के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों का मेरा नमन है। मिशन शक्ति का एक कार्यक्रम केवल आज नहीं, ये लगातार वासंतिक नवरात्र तक संचालित रहेगा। उत्तर प्रदेश सरकार का ये कार्यक्रम जो महिलाओं को जागरूक करने और उनके उत्थान के प्रति समर्पित है, एक ऐसा महत्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक कदम अथवा कार्यक्रम है जो निश्चित रूप से महिलाओं को जागरूक करने और उनको उनका हक और उनका सम्मान दिलाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ये हम सभी जानते हैं कि विश्व की आधी आबादी महिलाओं की है, इसलिए संपूर्ण विश्व आज महिला को सशक्त बनाने के लिए प्रयत्नशील है। दुनिया को पता है कि बिना महिलाओं के सशक्तिकरण के किसी भी देश या राष्ट्र का संपूर्ण विकास संभव नहीं है। प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को विश्व महिला दिवस पर पूरी दुनिया में महिलाओं के सशक्तिकरण और उनके अधिकारों को लेकर चर्चा होती है। संपूर्ण विश्व में 8 मार्च को महिला दिवस इसीलिए मनाया जाता है कि महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार मिले और महिलाओं को समाज में पूरा सम्मान प्राप्त हो। इसके बावजूद भी महिलाओं की आधी आबादी को आज भी लगभग पूरी दुनिया में बराबरी का हक प्राप्त नहीं है। एक चिंता का विषय है। भारत समेत अधिकतर विकसित राष्ट्रों में भी लैंगिक समानता की स्थिति संतोषजनक नहीं है। संपूर्ण विश्व में महिलाओं की अर्थव्यवस्था में भागीदारी की वास्तविकता को जानने के लिए हाल ही में विश्व बैंक द्वारा वुमेन बिजनेस एंड लॉ 2020 सूचकांक जारी किया गया है, जिसमें विश्व के कुल 190 देशों का सर्वेक्षण किया गया है। इसकी रिपोर्ट चौंकाने वाली है। वुमेन बिजनेस एंड लॉ द लॉ 2020 के अनुसार दुनिया लैंगिक समानता की ओर बढ़ तो रही है, लेकिन उसकी रफ्तार बहुत धीमी है।
भारत 190 देशों में 117वें पायदान पर है। ये अत्यधिक चिंता का विषय है। वर्तमान में पूरी दुनिया में केवल 8 ऐसे देश हैं जहां सही मायनों में महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार प्राप्त है। इन 8 देशों का नाम है बेल्जियम, डेनमार्क, कनाडा, आइसलैंड, फ्रांस, लातविया, लग्जमबर्ग और स्वीडन। रिपोर्ट के अनुसार विश्व में महिलाओं को पुरुषों के मुकाबले अभी मात्र 75% अधिकार ही प्राप्त है और कहीं कहीं तो स्थिति इतनी खराब है कि मात्र 43% ही उनको अधिकार मिले। जैसे मिडिल ईस्ट एवं अफ्रीका के सब सहारा देशों का नाम इसमें विशेष रूप से लिया जा सकता है। सारा विश्व इस ओर प्रयत्नशील है कि 75% का आंकड़ा 100% तक यथाशीघ्र पहुंच जाए। इस प्रयत्नशीलता में उत्तर प्रदेश सरकार एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। वो लगातार प्रयास कर रही है कि महिलाओं को समाज में किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े, उसे वो समस्त अधिकार प्राप्त हों जिससे वो सम्मान पूर्वक समाज में निर्भय होकर रह सके, लैंगिक असमानता पूरी तरह से समाप्त हो जाए। मिशन शक्ति कार्य योजना उसी प्रयत्नशीलता अर्थात महिला की सुरक्षा और सम्मान को दृढ़ करने की एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक कड़ी है। संपूर्ण प्रदेश में महिलाओं को जागरूक करने की अनेक कार्यक्रम हो रहे हैं, जिसमें निश्चित रूप से महिलाएं जागरूक होंगी और अपने अधिकारों को समझ सकेंगी और जो उन्हें सरकार द्वारा उनकी सुरक्षा और सम्मान के लिए अधिकार प्राप्त है उसका सही उपयोग वो कर सकेंगी। इसी क्रम में आज महाविद्यालय में महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के प्रति महाविद्यालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के अभिमुखी एक मिनट सर बस। तो मैं आज इस अभिमुखी कार्यक्रम के अंतर्गत परम आदरणीय प्राचार्य से विनम्र अनुरोध करूंगा कि महाविद्यालय के अधिकारियों कर्मचारियों को महिला की सुरक्षा और सम्मान के प्रति हम सबको जागरूक करें। महाविद्यालय के परम आदरणीय प्राचार्य जी। जी सर। डॉक्टर प्रताप सिंह साहब, आज 8 नवंबर 2020 मिशन शक्ति द्वितीय चरण के संयोजक के रूप में आपके साथ आज शिक्षक अधिकारीगण जो हमें दृष्टिगत हो रहे हैं, श्री विद्याधर मिश्र जी महाविद्यालय के सहसमारोहक भी हैं और मिशन शक्ति में बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लेते हैं कार्यक्रम के आयोजन में। मैं आज इस पावन अवसर पर अद्यतन जुड़े हुए सभी प्रतिभागी शिक्षकगण का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं महाविद्यालय परिवार की ओर से कि आप आज अवकाश का दिन है, फिर भी आप मिशन शक्ति के द्वितीय चरण के इस कार्यक्रम में जिसको डॉक्टर सिंह साहब ने संयोजित किया है सुव्यवस्थित ढंग से, उसमें आप सभी जुड़े हैं, विलंब से ही सही लेकिन जुड़े तो हैं। इसके लिए पुनः आप सभी को धन्यवाद। आज जो अभिमुखीकरण का कार्यक्रम है यानी एक तरह से ओरिएंटेशन प्रोग्राम है, महिला शिक्षा, महिला सुरक्षा, स्वावलंबन, ये सभी नारी शक्ति से जुड़े हुए सामयिक विषय हैं। हम सिंह साहब ने वैश्विक स्तर पर बहुत सारे समंकों का उल्लेख किया जो कि लैंगिक असमानता को उद्धृत करते हैं, क्योंकि 1991 से ही वैश्वीकरण का समय प्रारंभ हुआ जो आज भी अनवरत जारी है। इस वैश्वीकरण के समय में भारतीय महिलाओं की क्या स्थिति रही है, हम अगर उस पर ध्यान केंद्रित करें, विश्व में तो बहुत सारे देशों ने
सिंह साहब ने उल्लेखित किया कि लगभग विश्व में 250 देश हैं, 250 से भी अधिक देश हैं, लेकिन 8 देशों में समानता की स्थिति है। ये समांक ये बताता है कि केवल भारत में ही नहीं, विश्व के अन्य देशों में भी मिशन शक्ति जैसे कार्यक्रम संचालित किए जाने की आवश्यकता है। जनगणना वर्ष 2011, क्योंकि 2011 के बाद 2021 की जनगणना इस कोविड-19 के कारण प्रभावित हो रही है, लेकिन अभी 2021 आना शेष है। सरकार इसके लिए प्रयत्नशील है, लेकिन हमारे पास जो समांक है 2011 की जनगणना का, उसके अनुसार 58.65 करोड़ की आबादी महिलाओं की रही है, जिसको अगर हम प्रतिशत में देखें तो 48.5% जनसंख्या महिलाओं की है भारत। अभी क्योंकि 2021 की जनगणना में नूतन समांक हमें मिल जाएंगे, लेकिन जो आधार है, अगर हम 2011 को लेकर के चलें, भारत के स्वतंत्रता वर्ष 1947 को हम देखें तो लगभग 7 दशक बीत गए। भारत ने एक अपना नवनिर्मित संविधान बनाया है और उस नवनिर्मित संविधान में महिला और पुरुष को समान अधिकार दिए गए, लेकिन हम ये देखते हैं व्यवहार में कि जो शताब्दियों से चली आ रही परंपराएं हैं, रीति रिवाज हैं, उनके कारण महिलाओं की स्थिति में पर्याप्त सुधार नहीं हुआ है। साक्षरता दर की कमी है। सही। जो सरकार की योजनाएं हैं, उन योजनाओं की जानकारी, भारत 6 लाख गांव का देश है और लगभग 3/4 जनसंख्या गांव में ही रहती है। जो ग्रामीण महिलाएं हैं वो आज भी वेतन रहित कर्मी की भांति कठिन परिश्रम करने, पौष्टिकता विहीन आहार लेने, ईंधन के लिए उपले बनाने, लकड़ियां चुनने, पेयजल एकत्र करने आदि को दिवस होती परिलक्षित होती। आज भारत ने इतना विकास किया 7 दशकों में, फिर भी हमारे ग्रामीण महिलाओं की स्थिति में बहुत परिवर्तन अभी नहीं हो पाया। इसलिए मिशन शक्ति जैसे कार्यक्रमों की महत्ता निर्विवाद है। आज हम अभिमुखीकरण बिंदु के अंतर्गत इस बिंदु पर चर्चा करेंगे कि समाज में शिक्षक की एक महती भूमिका है। हम सभी शिक्षक बंधु कम से कम अपने कृतित्व से ऐसा प्रभाव डाल सकते हैं जिससे समाज जागरूक होगा। समाज में महिला के प्रति जो लोगों की धारणा है, उस धारणा में परिवर्तन होगा। लोग उसकी महत्ता को समझेंगे और जो चीजें मनुस्मृति में कही गई हैं, आदिकाल से महिला का स्थान सर्वोपरि रहा है। जो कुछ विचलन समय के साथ समुपस्थित हुआ है, उस विचलन को हमें दूर करने की जरूरत है। देखिए, मनुस्मृति का वह श्लोक ज्यादा लोकप्रिय है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र तास्तु न पूज्यन्ते सर्वाः निष्फलाः क्रिया। अब इतना महत्वपूर्ण श्लोक जिसका कि हम हमेशा वाचन करते हैं, हम सभी लोग इसका वाचन करते हैं कि जहाँ नारी का समादर होता है वहाँ देवता प्रसन्न रहते हैं, और जहाँ ऐसा नहीं है वहाँ समस्त यज्ञादि क्रियाएं व्यर्थ। आप देखिए कि जब हम गृह प्रवेश करते हैं तो गृह प्रवेश के समय
जब पूजा पाठ होता है उसमें हमारी अर्धांगिनी के रूप में पत्नी समुपस्थित रहती है, साथ साथ यज्ञादि क्रियाओं में भाग लेती है और तभी उस यज्ञ का पूर्ण प्रतिफल हमें प्राप्त होता है। तो इस नारी की महत्ता को महर्षि गर्भ ने लिखा है, यद गृहे रमते नारी लक्ष्मी सदत गृहवासिनी देवता कोटिसो वर्ष न त्यजंती गृहम तत्। अर्थात जिस घर में सद्गुण संपन्न नारी सुख पूर्वक निवास करती है उस घर में लक्ष्मी जी निवास करती हैं। हे वत्स, करोड़ों देवता भी उस घर को नहीं छोड़ते। यानी लक्ष्मी स्वरूपा नारी का समादर हमारा पुनीत कर्तव्य है। भारत में आदिकाल से ही नारी को उच्च स्थान दिया गया है। समुत्कर्ष और निश्रेयस के लिए आधारभूत श्री ज्ञान तथा शौर्य की अधिष्ठात्री नारी रूपों में प्रकट देवियों को ही माना गया है। आपने देखा कि मिशन शक्ति के प्रथम चरण के कार्यक्रमों में आप सब इन तथ्यों को स्मरण किया। अब हमें उसे व्यवहार में लाने की जरूरत है और जो कुरीतियां या कुप्रथाएं प्रचलित हैं उनको हमें छोड़ने की जरूरत है। समुत्कर्ष के रूप में भारतीय नारी में 3 देवियों का स्वरूप परिलक्षित होता है। यथा अपने संतान को संस्कार देते समय उसका सरस्वती रूप सामने आता है। गृह की सशक्त प्रतिमूर्ति रही। वेदों के अनुसार सृष्टि के विधि विधान में नारी सृष्टिकर्ता श्री नारायण की ओर से मूल्यवान व दुर्लभ उपहार है। नारी माँ के रूप में ही हमें इस संसार का साक्षात दिग्दर्शन कराती हैं, जिसके सुभाषिस से जीवन की सफलता फलीभूत होती है। माँ तो प्रेम, भक्ति तथा श्रद्धा की आराध्य देवी है, जिसके हृदय में कोमलता, पवित्रता, शीतलता, शाश्वत वाणी की शौर्य सत्ता और वात्सल्य जैसे अनेक उत्कृष्ट गुणों का समावेश है तथा जो हमें सन्मार्ग से के चरमोत्कर्ष शिखर तक पहुंचने के लिए उत्प्रेरित करती है। इस प्रकार वैदिक काल से लेकर आज तक महिला का इतिहास रूढ़िवादी सामाजिक रीति रिवाजों तथा कुप्रथाओं के फलस्वरूप कतिपय अपमानजनक स्थितियों तथा समय के सापेक्ष घटित प्रतिकूल घटनाओं के बावजूद समाज एवं परिवार के केंद्र के रूप में गौरवमयी रहा है। त्याग, सेवा, समर्पण, शील, सृजन एवं सौंदर्य की प्रतिमूर्ति नारी श्रद्धा, प्रेम, भक्ति, शक्ति, पवित्रता, अन्नपूर्णा, वीरांगना, ममता, मातृत्व, नेतृत्व, ज्ञान कौशल, करुणा, दया, उदारता, सुपुत्री, बहन, सुपत्नी, संकट मोचक, ब्रह्म विद्या, रिद्धि सिद्धि आदि भावों से पारिवारिक दायित्व निर्वहन, सामाजिक आर्थिक विकास, समन्वय एवं संचालन में सतत सक्रिय योगदान करती रही है, जिससे मानव जीवन रूपी गाड़ी सदैव निर्बाध गतिशील रही है। इसीलिए महात्मा गांधी ने कहा था कि स्त्री पुरुष की संगिनी होती है और उसे वही मानसिक शक्तियां प्राप्त हैं जो पुरुष को। उसका अपने कार्य क्षेत्र में वही स्थान है जो पुरुष का अपने कार्य क्षेत्र में। मैं और स्त्री और पुरुष के बीच कोई भेद नहीं मानता सिवा उसके कि जो प्राकृतिक या शारीरिक। अतः विकास की प्रक्रियाओं में महिला की सक्रिय सहभागिता की महती आवश्यकता होना समय की मांग है। अतः इन्हें विकास संसाधन के रूप में वर्तमान सरकार सर्वत्र नियोजित करने के लिए प्रयत्नशील है। हम सभी ये देख रहे हैं कि आज चाहे सैन्य क्षेत्र हो, वहां भी महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित किए जा रहे हैं। यानी हम महिला को आगे बढ़ाने के लिए कुप्रथाओं, रूढ़िवादियों, विचारों से अलग उनको एक नए स्वरूप में लाने और उनकी खुशियों के लिए
अपनी शर्तों को बदलने के लिए प्रयत्नशील। कहा जाता है कि खुशी उनको नहीं मिलती जो अपनी शर्तों पर जिंदगी जिया करते, खुशी उनको मिलती है जो दूसरों की खुशी के लिए अपनी शर्तें बदल लिया करते। यानी आज प्रगतिशील समाज में हमको उन रूढ़िवादी विचारों को छोड़ना होगा। हमको ये देखना होगा कि दूसरों को खुशी हमें किस चीज में मिलती है और अपनी शर्तों को हमें परिवर्तित करना होगा। आज हम देख रहे हैं सरकार ठीक उसी कदम पर चल रही है और तमाम जगह कार्यालयों में, मुख्यालयों में हेल्प डेस्क बनाए गए हैं, महिला हेल्प डेस्क बनाए गए, यानी महिलाओं को एक विशिष्ट स्थान देने के लिए, उनको विशेष सहयोग प्रदान करने के लिए सरकार समुचित प्रयास कर रही है। इसके लिए वो कृत संकल्पित है और क्यों न हो आज समाज में जो घटनाएं हमको देखने और सुनने को मिल रही हैं, उससे बिल्कुल अंतरात्मा विचलित हो जाती है। कल जो ओरिएंटेशन प्रोग्राम था, उसका सारा तत्व यही था कि जब हम समाज में इन घटनाओं को देखते तो हम पर उतना संवेदनशील प्रभाव नहीं पड़ता जब दूसरों के साथ घटनाएं घटित होती हैं, लेकिन जब अपने परिजनों के साथ घटनाएं घटित होती हैं तो हमारी संवेदनशीलता का स्तर चरम पर पहुंचता है। तो हमें अपने इस परिवर्तन को इस तरह से देखना होगा कि आज जो घटनाएं दूसरों के साथ घटित हो रही हैं, कल के दिन अगर हम मूक दर्शक बने रहेंगे तो वो घटनाएं हमारे साथ भी घटित होंगी। यानी हमें अपनी संवेदनशीलता के स्तर को बढ़ाने की जरूरत है। हमको दूसरों के साथ जो घटनाएं हो रही हैं उसके लिए मूक दर्शक बने नहीं रहना है, बल्कि उसका प्रतिकार करना है और प्रतिकार के साथ उस विचलन को समाप्त करने के लिए उन ऐसे तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए स्वयं आगे आना होगा। सरकार आगे आ रही है, हमें भी सरकार का साथ देना पड़ेगा और उसके साथ में खड़े रहना पड़ेगा कि ऐसे तत्व जो समाज में एक अद्वितीय शक्ति है, उस शक्ति का समादर नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं जो हमारी भारतीय संस्कृति उसके लिए इजाजत नहीं है। हम पाश्चात्य संस्कृति से भले ही इन्हीं समयों में, क्योंकि भारत में लगभग 2 शताब्दियों से अधिक समय अंग्रेजों का शासन, उसके पूर्व मुगलों का शासन, हमारी संस्कृति पर बहुत सारे बाह्य संस्कृतियों का अवक्रमण रहा और इस अवक्रमण के कारण हमारी संस्कृति में कुछ विचलन आए। लेकिन आज भी आप देख रहे हैं तमाम उथल-पुथल के बावजूद हमारी भारतीय संस्कृति वैसे ही अक्षुण्ण है, वैसे ही हमारी परंपराएं हैं। आज सरकार राम राज्य की कल्पना कर रही है। आज हम सभी कलयुग में भी सतयुग के सार तत्व के प्रति अग्रसर होने का प्रयास कर रहे हैं। यही बात भारतीय संस्कृति की शक्ति है कि हमारा मूल अभी यथावत है। उन पाश्चात्य संस्कृतियों के प्रभाव से हमारा जो मूल स्वरूप है वो विघटित नहीं हुआ। आप देख रहे हैं कि भारत में अगर जब हम गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं, विद्यार्थी जीवन ब्रह्मचर्य काल है, उसके बाद जब हम गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं, दाम्पत्य जीवन में प्रवेश करते हैं, तो हमें ये पता चलता है कि
अगर घर में जिस दिन नारी नहीं है तो घर बिल्कुल सूना लगता है, यानी गृह प्रबंधन की कला नारी में समाहित है। बिना नारी के पुरुष अधूरा है। इस महत्ता को समझना चाहिए और हमें जो तमाम कुरीतियां हैं कि हम ये सोचते हैं कि हमारा उत्तराधिकारी पुरुष हो, अगर हमारा उत्तराधिकारी महिला हो जाती है तो हमें बहुत कष्ट होता है। यानी कहने का अभिप्राय ये है कि लड़का और लड़की में जो विभेद है, उस विभेद को आज के प्रगतिशील समाज की ओर अग्रसर होकर हम दूर कर सकते हैं और अपने उत्तराधिकारी के रूप में सरकार भी अपनी योजनाओं में परिवर्तन कर रही है, संपत्तियों में बेटी को अधिकार दे रही है। तो अब लड़का लड़की में भेद नहीं है, यानी जो कुरीतियां, कन्या भ्रूण हत्या आदि जो कि पिछले दशकों में बहुतायत हमको देखने को मिली है, आज आवश्यकता ये है कि उन कुरीतियों को दूर कर हम एक क्या हो गया उनका रुका है सरकार। देश बनेगा जो दूसरे देशों के लिए मार्गदर्शक बने, क्योंकि हमारे पास भारतीय नारी का जो परिधान है वो परिधान विश्व को आकर्षित करता है। विश्व को जब आकर्षित करता है तो ये हमने देखा अपने विद्यार्थी जीवन में कि वहां पर जब पर्यटक आते थे तो बनारसी साड़ी बहुत खरीद के ले जाते। एकाध विदेशी पर्यटकों से जब काशी विश्वनाथ मंदिर पर चर्चा होती थी कि आप किस देश से आए हैं और आपने यहाँ क्या खरीदा, तो वे कहते थे कि हमें भारत की साड़ी बहुत अच्छी है लगती है, क्योंकि भारतीय नारी जो है वो साड़ी का जो परिधान धारण करती है तो बिल्कुल देवी लगती है, तो यहाँ से वो साड़ियाँ खरीद करके ले जाती है। अब सोचिए कि परिधान तक जो है विदेशी आकर्षक होते हैं कि हमारी जो संस्कृति है और जो हमारा स्वरूप है भारतीय संस्कृति का, उससे विदेशी पर्यटक जो है बिल्कुल एकदम इसके मुरीद बन जाते हैं। और हमने तो देखा कि काशी में बहुत सारे पर्यटकों ने बिल्कुल लंबे समय तक वो बने रहते थे। कोई संगीत सीखता था, कोई तबला वादन सीखता था और बहुत सारे तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय में सब चूंकि इंटरनेशनल स्टडी सेंटर के अंतर्गत वहाँ पर अध्ययनार्थी भी विदेशी आते हैं, तो वो विदेशी जो है बिल्कुल भारतीय संस्कृति के मुरीद बन जाते हैं। तो आप ये सोचिए कि भारतीय नारी का सम्मान और उस पर हो रही घटनाएं तो इस समाज को निसंदेह चिंतित कर रही हैं और हम सभी को इसके लिए आगे आना पड़ेगा। और जब हम आगे आएंगे तभी जो है समाज का विकास होगा। भारतीय समाज में नारी का जो स्थान है वो आदिकाल से सर्वोपरि रहा है, वर्तमान में भी नारी का स्थान यथावत है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। जो विकृतियां आई हैं उन विकृतियों को हमें दूर करने की जरूरत है। जो समाज में ऐसे तत्व परिलक्षित हो रहे हैं उन तत्वों को हमें चाहे कानून के माध्यम से हो चाहे कानून के माध्यम से हो, उनका भी हृदय परिवर्तन किए जाने की जरूरत है, जिससे वो एक स्वस्थ समाज की विचारधारा में शामिल हो करके और इस जो अद्वितीय कड़ी है उस अद्वितीय कड़ी का समादर और सम्मान करें। हमें बड़ी खुशी है इस बात की कि भारत सरकार ने एक ऐसा बैंक बनाया है जिसमें कि महिलाएं ही कामयाब है। महिला बैंक, एक उद्यमी जो कि उत्तर प्रदेश में एक उद्योग लगाने जा रहे हैं और संभवतः वो उद्योग पूर्वांचल में ही लगने जा रहे थे, जिसकी आधी जो है वो जो
कार्मिक है वो महिलाएं होंगी। उन्होंने पहले से ही डिक्लेयर कर दिया कि हमारे इस उद्यम में आधा कार्मिक महिलाएं होंगी और वो क्राकरी का जो है उद्योग लगाने जा रहे हैं और संभवतः वो उद्योग जो है ये आपके गीडा या इसी परिक्षेत्र में लगने वाला है। तो मैंने एक दिन अखबार में इस चीज को पढ़ा कि जो क्राकरी उद्योग में आधा कार्मिक केवल और केवल महिलाएं होंगी, यानी महिला जब आर्थिक रूप से सशक्त होगी, समृद्ध होगी, क्योंकि अभी तक तो वो वेतन आप देख रहे हैं कि वेतन समान है, कार्य समान है, सब जगह, चाहे वो अंतरिक्ष का ही क्षेत्र क्यों न हो, वो पुरुषों के मुकाबले तेजी से ही काम कर रही है। उनकी कार्य क्षमता में कोई कमी नहीं। बस ये है कि हमें ये देखना है कि जो हमारी आबादी इतने विकास के बाद भी, इतनी पंचवर्षीय योजनाओं के संचालन के बाद भी पीछे है। जो कहें तो पुरुष पर आश्रित है, उस निर्भरता को कम करना होगा। तभी जब आर्थिक रूप से महिला सक्षम होगी तो निर्णय की भूमिका में होगी, और जब निर्णय की भूमिका में होगी तो पुरुष कदापि उसके अधिकार का हनन नहीं करेगा। इसलिए जो महिला जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में पराश्रित है, उसको आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार को चाहिए कि वे ऐसी ग्रामीण क्षेत्रों में करें जिससे कि वे महिलाएं कृषि के साथ साथ कल कारखानों में काम करके और अपनी जो आर्थिक गरीबी है उसको दूर करें। कोई भी क्रियाकलाप ऐसा नहीं है जिसमें हम ये कहें कि इसको केवल पुरुष ही कर सकता। सारे क्रियाकलापों में महिला सक्षम। हमें उन्हें कहीं से कमजोर मानने की जरूरत नहीं है। उनका अनादर करने की जरूरत नहीं, उनका सम्मान करने की जरूरत, उनके स्वावलंबन के लिए योजनाएं संचालित किए जाने की आवश्यकता। जहां असुरक्षा हुई है वो मनोविकार है लोगों के। ऐसे मनोविकारी लोगों का प्रतिकार किया जाना चाहिए, चाहे सामाजिक बहिष्कार ही क्यों न हो। हमें ये निर्णय लेना कि अगर हमारे परिवार का परिजन ही कोई ऐसा गलत काम करता है तो हम उसका प्रतिकार करें, उसके अंदर स्वयं जागरूक होकर के हम उसके अंदर सुधार लाएं। इसलिए हम सभी को एकजुट होना होगा, हम सभी को इस पर चिंतन करना होगा, और सरकार जो कार्यक्रम कर रही है वो केवल कार्यक्रम दिखावा न हो, वो व्यवहार में तब्दील हो। इसके लिए हम सभी को प्रयास करना। इसमें महिलाएं भी समान रूप से सहभागी हैं। वो भी कार्यक्रमों में भाग ले रही हैं। देख रहे हैं कि जितने भी वेबिनार विभिन्न महाविद्यालयों द्वारा संयोजित हो रहे हैं उसमें महिला प्रवक्ताओं की भूमिका सराहनीय है। आज समाज में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, इस बात नहीं कर। समाज बदला है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि जो शताब्दियों का अवक्रमण है वो केवल 7 दशकों में दूर नहीं हो। उसके लिए समय लगेगा, लेकिन एक दिन अवश्य ऐसा आएगा जब स्वस्थ समाज बनेगा, एक मार्गदर्शक समाज बनेगा। हमें उन व्यक्तियों के मनोविज्ञान को पहचानने के लिए महिलाओं को जागरूक करना होगा, महिलाओं को इन मनोवैज्ञानिक तथ्यों से अवगत कराना होगा
कि आप सतत जागरूक रहे। अगर कोई घटना होती तो उसके मनोविज्ञान को पहचानी और हेल्पलाइन का उपयोग तत्काल कीजिए, बिना विलंब की, और अपना बचाव कीजिए। इन हेल्पलाइंस को अगर आप समय पर इस्तेमाल करते हैं, तत्काल राहत पहुंचती है। ये भी देखने को मिल रहा है। आज आप देख रहे हैं बसों में 10 बसों में कम से कम एक बस ही तो ऐसी है जिसमें महिला कंडक्टर भी हमको मिलता है। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर महिला कंडक्टर सुबह और शाम अगर गोरखपुर से लखनऊ बस को संचालित कर रही है तो कहीं ना कहीं उसके अंदर आत्मबल है। हम सभी को इस ओर प्रेरित करना होगा लोगों को कि कठिन परिस्थितियों में संघर्ष करने से ही हमें आत्मबल प्राप्त होता है। जो महिला कंडक्टर रात्रि सेवा की बस को लेकर के आती है, सोचिए उसके अंदर कितना आत्मबल है। जहाँ 50 की संख्या में यात्री बैठे होते हैं और महिला कंडक्टर अकेले होती है। लेकिन कठिन परिस्थितियों संघर्ष करने से उसका जो आत्मबल विकसित हुआ वो आत्मबल है जिसको लेकर के हम सभी को प्रेरित होने की जरूरत है। कई ऐसी महिला ड्राइवर भी आपको देखने को मिलेंगे जो छोटे व्हीकल से लेकर बड़े व्हीकल को संचालित कर रही है, फोर व्हीलर चला रही। तो कहीं से भी आपको ये नहीं लगता कि जो सरकार ने प्रयास किया है वो समाज में फलीभूत होते हमें दिख रहा है। समाज में लोगों के विचार भी परिवर्तित हुए। इस तरह का रूढ़िवादी समाज की कल्पना किया करते थे, आज वो रूढ़िवादी समाज नहीं है। उसमें बहुत परिवर्तन हुआ। घटनाएं ऐसी अखबारों में पढ़ने को मिलती हैं, ऑनर किलिंग से जुड़ी होती। उन घटनाओं को पढ़कर के ऐसा लगता कहीं अभी भी रूढ़िवादिता और कुरीतियां विद्यमान हैं। गांव की घटनाओं, उन शहरों की घटनाओं नजर देखते सरकार ने अनेक हेल्पलाइन नंबर विकसित किए। साक्षरता के दर को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है कि हमारा समाज सभ्य बने, संस्कृत बने, शिक्षित बने। क्योंकि जब हम शिक्षित होंगे तो हमारे अंदर चिंतन करने की एक सिंह साहब ये कल भी है तो अब हम समझते हैं कि ये 4/27 हो गया है। तो हाँ 5 बजे से मैडम का इसके मद्देनजर हम लोग जो है अब ये इस अभिमुखी कार्यक्रम को प्रतिभागियों की अल्पता को दृष्टिगत रखते हुए जिससे सभी को ये लाभ प्राप्त हो, हम लोग यहीं पर विराम देते हैं।